विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के 5वें पेपर सामाजिक अध्ययन के यूनिट फर्स्ट इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि हम आपको पूर्व में मगध राजवंश के बारे में बता चुके हैं, आज हम आपको सम्राट अशोक के बारे में जानकारी देंगे। सम्राट अशोक मौर्य वंश का तीसरा और सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था। वह अपने बाबा चंद्रगुप्त मौर्य की नीतियों का अनुसरण करना चाहता था। हम आपको बता दें कि सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके पिता का नाम बिंदुसार था। इनकी माता का नाम धम्मा था। सम्राट अशोक अनेक भाई और बहन थे। इनके पिता की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो गई। सम्राट अशोक गद्दी पर बैठने के पूर्व तक्षशिला और अवंती का प्रांतपति रह चुका था। अशोक को शासन करने का पूरा अनुभव था। शासन कैसे किया जाता है, एक शासक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, यह अशोक को पता था। अशोक को फिर भी अपने भाइयों और कुटुंब के लोगों के साथ 4 वर्ष तक सत्ता संघर्ष करना पड़ा। सब पर विजय प्राप्त करने के बाद 269 ईसा पूर्व अशोक पूरी तरह से राजगद्दी प्राप्त किया और मगध पर शासन करने लगा। यह अपने शासन के 8वें वर्ष कलिंग के लिए अभियान की तैयारी करने लगा। जैसा कि पूर्व में हम आपको बता चुके हैं कि इनके बाबा चंद्रगुप्त मौर्य कलिंग और कश्मीर को नहीं जीत सके थे। इसलिए सबसे पहले अशोक एक विशाल सेना को लेकर कलिंग पर चढ़ाई कर दी और कलिंग की सेना भी बहुत वीरतापूर्वक लड़ी, लेकिन अशोक की विशाल सेना के सामने वह टिक नहीं सकी। इस प्रकार से 261 ईसा पूर्व में अशोक का कलिंग पर अधिकार हो गया। कश्मीर पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। आज कश्मीर की जो राजधानी श्रीनगर है, सम्राट अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की थी, अर्थात श्रीनगर शहर को अशोक ने बसाया था। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन को बहुत ही प्रभावित किया, क्योंकि हमने आपको बताया कि किस प्रकार से वीरतापूर्वक कलिंग की सेना ने अशोक का सामना किया। जैसा कि खारबेल के हाथी गुफा अभिलेख में वर्णित है। बहुत लाखों सैनिक दोनों पक्षों के मारे गए और लाखों सैनिक घायल हो गए।
अशोक को विजय तो मिली, लेकिन विधवा असंख्य विधवा नारियों की पीड़ा से अशोक द्रवित हो गया। ऐसा माना जाता है कि इतना भीषण हत्याकांड हुआ कि चारों तरफ भयंकर महामारी फैल गई। उस युद्ध के बाद मरे हुए लोगों के उठाने वाला कोई नहीं था, जलाने वाला कोई नहीं था, दाह संस्कार करने वाला कोई नहीं था। लाशें सड़ती रही, दुर्गंध फैलती रही और महामारी फैल गई। ऐसा रक्तपात हुआ कि अशोक का हृदय द्रवित हो गया और अशोक ने यह निर्णय लिया कि वह अब अपने जीवन में कभी भी तलवार नहीं उठाएगा, अर्थात युद्ध नहीं करेगा। उसने कहा कि अब मेरे जीवन में युद्ध भेरी नहीं बजेगी, बल्कि अगर बजेगी तो धम्म भेरी बजेगी। वह प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म उस समय भारत में फैल रहा सबसे बड़ा धर्म बन चुका था। वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कुछ किया और अपने पुत्रियों को, अमात्यों को, सेना नायकों को धर्म प्रचार प्रसार के लिए लगा दिया। सम्राट अशोक के 22 पुत्र, 2 पुत्रियां, अर्थात कुल 24 संतानें थी, जो कि इतिहास में मिलता है। कुछ बौद्ध ग्रंथों में अशोक के 100 पुत्रों की बात कही गई है, लेकिन अधिकतर ऐतिहासिक ग्रंथों में यह बात प्रमाणित नहीं होती है। ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म ग्रंथों में अशोक को महिमा मंडित करने के लिए ऐसा कहा गया है। वह आगे चलकर बौद्ध धर्म के प्रति इतना लगाव कर लिया कि बौद्ध धर्म को राजधर्म बना लिया और मगध के पूर्व प्रतापी राजा बिंबसार की साम्राज्यवादी नीति का, अपने बाबा चंद्रगुप्त की साम्राज्यवादी नीति का पूरी तरह से त्याग कर दिया। अशोक अपने जीवन में शेष समय जितना भी शासन किया, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, जनता के हित, जनता के कल्याण में लगा रहा। जनता प्रजा के कल्याण के लिए अशोक ने अनेकों कार्य किए। जैसे धर्म यात्रा, अशोक शिकार करना बंद कर दिया, मांसाहार बंद कर दिया और आमोद प्रमोद की जगह धर्म प्रचार प्रसार को अपना साधन बना लिया। वह समय समय पे धर्म यात्राएं करता था। राज्य कर्मचारियों को भी आदेश दिया था कि वह बौद्ध धर्म स्थलों, बौद्ध धर्म के लोगों, बौद्ध धर्म के प्रति सबको सजग करे, प्रचार प्रसार करे। ऐसा कार्य महान सम्राट अशोक ने किया, जिसके लिए उन्होंने एक धर्म विभाग की स्थापना की। धर्म विभाग की स्थापना में बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया था, जिसके लिए प्रचुर मात्रा में धन खर्च किया और उसके लिए राज्य कर्मचारियों को भी लगा दिया। इसकी अगली कड़ी में अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति किया। ये अधिकारी धर्म की प्रतिष्ठा, धर्म की प्रगति, धर्म की रक्षा को प्रचारित प्रसारित करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होते थे। धर्म प्रदर्शन अशोक की एक महत्वपूर्ण योजना थी, जिससे
भारत की जो जनता थी, जनसाधारण था, जनसाधारण में बौद्ध धर्म के प्रति रुझान हो, लोग बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हों, इसके लिए श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए, बौद्ध धर्म के प्रति प्रेम भावना जगाने के लिए अशोक ने विमान दर्शन, हस्ति दर्शन और अग्नि स्कंद आदि रूपों का प्रदर्शन किया। धर्म श्रवण का सहारा लिया, अर्थात जैसे आज हिंदू धर्म में कथाएं होती हैं, धर्म के प्रचार के लिए साधु संत होते हैं, आज धर्म के लिए विभिन्न आयोजन किए जाते हैं, पूजा पाठ, राम कथा, कृष्ण कथा या अन्य धार्मिक कार्यक्रम किए जाते हैं, वैसे ही सम्राट अशोक ने धर्म श्रवण आयोजन कराया। धर्म श्रवण का कारण था कि अशोक का बौद्ध धर्म, जो राज धर्म उन्होंने बना लिया था, उसका प्रचार प्रसार आम जनता तक पूरी तरह से हो जाए। अशोक ने बौद्ध धर्म की धार्मिक शिक्षाओं को लिपिबद्ध कराया। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा पुराना इतिहास लिपिबद्ध नहीं है, कालक्रम हमको नहीं मिलता, अशोक के समय में भी नहीं मिलता, लेकिन कुछ लिपिबद्ध कार्यक्रम अशोक ने कराया, और वह थे बौद्ध धर्म के सिद्धांत, जो पर्वतों को काटकर, चट्टानों को काटकर गुफाओं पर शिलालेख के रूप में, स्तंभलेख के रूप में लिपिबद्ध कराए गए। अशोक स्वयं राज्य में दूर दूर जाकर के, राज्य का दौरा करके, राज्य का भ्रमण करके यह देखता था कि हमारा धर्म, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हमारे अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं कि नहीं। वह अपने राज्य में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक भाषाओं का प्रयोग किया। यद्यपि उस समय की भाषा प्राकृत थी, लिपि, उसमें उन्होंने 2 लिपियों, ब्राह्मी और खरोष्टी का सहारा लिया। उनके द्वारा अनेक स्तूपों का निर्माण किया गया। अशोक के काल में 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन भी हुआ। भारत के इतिहास में 4 बौद्ध संगीतियों के आयोजन की जानकारी मिलती है, जिसमें से एक यही अशोक ने करवाया। और बौद्ध ग्रंथों की, अनेक बौद्ध ग्रंथों की रचनाएं हुई, बौद्ध सम्मेलन हुआ, जिससे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को पंख लग गए। धर्म के रूप में अशोक ने जो कार्य किया, उसमें हमारे इतिहास की भी अनेक जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के बनारस, वाराणसी जनपद में सारनाथ नामक स्थान पर स्थित स्तंभ लेख को सिंह स्तंभ लेख कहा जाता है, सिंह स्तंभ कहा जाता है, जो हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। उसके ऊपर बना हुआ चक्र हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज में लिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अशोक ने जो कार्य किए वह धर्म ही नहीं, साहित्य ही नहीं, इतिहास ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति पर उसकी अमिट छाप पड़ी। और आज भी दिन किसी न किसी रूप में सम्राट अशोक की नीतियाँ, उनके कार्य को स्वीकार किया जाता है। इसीलिए तो सम्राट अशोक को प्रियदर्शी सम्राट भी कहा जाता है। सम्राट प्रियदर्शी
इनके धर्म के साथ साथ लोक कल्याणी कार्य भी हैं, जन लोक कल्याणकारी कार्य भी हैं, क्योंकि वह एक महान विजेता ही नहीं था, बल्कि वह मौर्य साम्राज्य को जैसे था वैसे की नीति पर नहीं, एक विकसित, समृद्धशाली, शक्तिशाली राज्य के रूप में बनाना चाहता था। इसलिए पहले तो उसने राज्य का विस्तार किया और फिर राज्य को अस्थायित्व देने का प्रयास जीवन पर्यंत करता रहा। अशोक का हृदय बहुत ही दयालु था। यद्यपि प्रारंभिक रूप में वह एक निर्दयी शासक के रूप में जाना जाता है। वह कलिंग के युद्ध के बाद, जैसा कि कहा जाता है कि पूरी तरह से अपना हृदय परिवर्तित कर लिया, युद्ध से मुख मोड़ लिया, राजसी विलासी ठाट बाटों, मांस भक्षण का परित्याग कर अहिंसा का पुजारी बन गया। धार्मिक सहिष्णुता के बारे में अगर हम बात करें तो वह बौद्ध धर्मावलंबी होने के साथ वह सभी धर्मों के प्रति आदर करता था, जिससे वह एक महान शासक, महान धर्म सम्राट के संज्ञा भी दी जा सकती है। वह महान प्रजा पालक राजा था। उसने जनहित के लिए, मनुष्यों, पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए, लोगों की धार्मिक यात्राओं में सुविधा देने के लिए धर्मशालाएं बनवाई, सड़कों का निर्माण किया, सड़कों के दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगवाए, जलाशय बनवाए, मार्ग में कुओं का निर्माण करवाया और अपने कर्मचारियों को आज्ञा दे दी थी कि हर व्यक्ति जो यात्री पथिक आता जाता हो उसको भोजन, स्नान आदि में कोई कष्ट न हो। यदि कहीं पे प्रजा को कष्ट होता है तो उसकी सूचना हमको दी जाए। इतना धर्म मर्मज्ञ, धर्म सहिष्णु शासक था सम्राट अशोक। वह कलिंग युद्ध के बाद एक आध्यात्मिक विजेता बन गया। कलिंग का नाम अशोक के जीवन में हर तरफ छाया है, क्योंकि कलिंग का प्रभाव उसके जीवन पे जब पड़ा तो जीवन भर उसका प्रभाव परिलक्षित होता है। वह एक महान राष्ट्र निर्माता भी माना जाता है। उसने संपूर्ण साम्राज्य में एक भाषा, एक लिपि का प्रयोग करना चाहा, यद्यपि पश्चिमोत्तर भारत में कुछ लेखों में खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग उसने किया है। अपने संदेश प्रसारण के लिए उसने स्तंभलेख, शिलालेख, स्तूप आदि की स्थापना की, जो आज, जिनमें से कई आज भारत की राष्ट्रीय धरोहर हैं, राष्ट्रीय संपदा हैं। इस प्रकार हम सम्राट अशोक को मगध का एक महान शासक, एक भारत का पूर्व के समय में एक शक्तिशाली शासक कह सकते हैं। अशोक एक दूरदर्शी सम्राट था। वह जनता का हित कैसे किया जा सकता है, जनता के लिए क्या किया जा सकता है, जनता का कल्याण किन कार्यों से होगा, यह पूरी तरह से ख्याल रखा। इसीलिए तो मगध का इतिहास में लिखा गया है कि तत्कालीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास कहलाता था। अर्थात मगध का विस्तार था, पूरे भारत में फैला हुआ था। प्रांतपतियों की नियुक्ति शासन के विकास के लिए किए गए थे। वह
पूरे देश का शासक था, जिससे मगध का इतिहास ही तो कहा जाएगा। अन्य प्रांत थे उसके, और मगध अपने पूर्व समय में भी जैसा शक्तिशाली शासन के रूप में इतिहास में दर्शाया जाता है, वह परंपरा अशोक ने जारी रखी। इसलिए मगध और अशोक एक दूसरे के पर्याय बन चुके। आगे की जानकारी हम आपको अगले अध्याय में देंगे।